हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला, सांख्यिकीय आंकड़े या स्टैटिस्टिकल डाटा तथा दूसरा सांख्यिकीय विज्ञान, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आंकड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भूमि उपयोग के आंकड़े, किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, आयात अथवा निर्यात के आंकड़े, जलवायु संबंधी आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आंकड़े, चुनाव संबंधी आंकड़े तथा राष्ट्रीय आय व्यय आदि के आंकड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आंकड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सांख्यिकीय विज्ञान में आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, तुलना तथा व्याख्या से संबंधित सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकीय विधियों का उद्देश्य आंकिक तथ्यों का विश्लेषण करके किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचना है। वर्तमान काल में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आंकिक तथ्यों को प्रयोग में लाने वाले लगभग सभी विषयों में सांख्यिकीय विधियों के द्वारा निष्कर्ष निकालना उन विषयों की एक आधुनिक प्रवृत्ति बन गई है। इतना ही नहीं, सांख्यिकीय विधियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप पिछले 30-35 वर्षों में भूगोल के मूल स्वरूप में ही बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वह किस प्रकार का है। यह पहली बार संग्रह किया गया है अथवा उसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया है। इस आधार पर हम आंकड़ों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा तथा दूसरा द्वितीयक आंकड़े अथवा सेकेंडरी डाटा। इसे आगे दिए जा रहे चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हम चार्ट को देखिए। चार्ट में किस तरह से बांटा गया है इसको। अब हमें देखना चाहिए कि आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम किसी कॉलेज में प्रतिवर्ष पास होने वाले विद्यार्थियों के आंकड़ों को देखेंगे कि अलग अलग कक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग होती है। इन्हें हर बार इतने आंकड़ों के सहारे दिखलाने में अधिक समय और धन का व्यय होता है। इससे बचने के लिए हम इसका औसत निकाल लेते हैं, जिससे न केवल धन और समय की बचत होती है बल्कि अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की संख्या में कमी हो जाने से अनुसंधान कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। अब हम डाटा प्रोसेसिंग या आंकड़ा अनुसंधान के अंतर्गत मीन या माध्य का अध्ययन करेंगे। माध्य वह संख्या है जो किसी समग्र के समस्त मूल्यों का सार प्रकट करती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या किसी समंक श्रेणी के महत्वपूर्ण लक्षणों की प्रतिनिधि होती है तथा उन्हें सरल एवं सारांश रूप में प्रस्तुत करती है। मीन में हमें दो प्रकार के डाटा मिलते हैं। पहला वर्गीकृत एवं दूसरा अवर्गीकृत।
इसे नीचे दिए गए रेखा चित्र के सहारे समझा जा सकता है। इस रेखा चित्र को देखने से वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों को पहचानना आसान हो जाता है। इन आंकड़ों को भी दो विधियों से हल किया जाता है, डायरेक्ट मेथड एवं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सूत्र है पाई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। इसमें पाई एक्स का अर्थ है मीन, सिग्मा एक्स का अर्थ है जो डाटा आपको मिला है उसका कुल जोड़, एवं एन का अर्थ है नंबर या संख्या। अब उपरोक्त सूत्र का अर्थ हुआ मीन बराबर कुल आंकड़ों का जोड़ बटा संख्या। इन आंकड़ों का कुल जोड़ 35 होता है तथा इनकी कुल संख्या 7 है, अर्थात 35 बटा 7। इनका विभाजन करने पर इसका उत्तर 5 आता है। अब तक के उदाहरणों से हम समझ चुके हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों से डायरेक्ट मेथड के द्वारा माध्य कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब हम देखेंगे कि माध्य या मीन कितने प्रकार का होता है और इसे किस प्रकार से हल किया जाता है। माध्य 4 प्रकार का होता है। पहला समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, दूसरा गुणोत्तर माध्य या जियोमेट्रिक मीन, तीसरा हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन, एवं चौथा द्विघाती माध्य या क्वाड्रेटिक मीन। अब हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य को समझने की कोशिश करेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में समांतर माध्य का अर्थ औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है, एवरेज। यदि किसी समंक श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में पदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भजनफल उस श्रेणी का समांतर माध्य कहलाएगा। इसे हम नीचे दिए जा रहे उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, उदाहरण है या प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसमें हमने एक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों और उनकी दैनिक मजदूरी के आंकड़ों को लिया है। इसमें 50 मजदूरों को 210 रुपया, 30 मजदूरों को 220 रुपया तथा इसी प्रकार 15 मजदूरों को 270 रुपया मिलता है। अब हम लोगों को इसका समांतर माध्य निकालना है। इसको हल करने के लिए हम मजदूरी को x तथा मजदूरों की संख्या को f मान लेते हैं। यहाँ x विभिन्न पदों के मूल्य हैं और f आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों को लिखने के बाद हम एक तीसरा कॉलम कुल मजदूरी या टोटल पेमेंट का बनाएंगे और मजदूरों की संख्या को मजदूरी से गुना करके लिख देंगे। यह fx कहलाता है या कहलाएगा। अब हम मजदूरों की कुल संख्या को जोड़ देंगे जो सिग्मा f अर्थात 180 है। इसके पश्चात हमें जो गुणनफल fx में प्राप्त हुआ उसे भी जोड़ देंगे। यह सिग्मा fx अर्थात 41,800 है। अब हम इसे समांतर माध्य के सूत्र में व्यवस्थित कर देंगे और हमें इसका औसत जो 232.22 रुपये है प्राप्त हो जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि
x के ऊपर पाई जाने वाली चिन्ह से माध्य का संबोधन किया जाता है। अब हम गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन को समझते हैं। वहाँ तक तो हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन समझ लिया। अब हम गुणोत्तर माध्य को समझेंगे। किसी श्रेणी के n पद मूल्यों के गुणनफल का मूल उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। इसमें समझने की सुविधा के लिए हमने लॉग बुक का सहयोग लिया है। इसके उदाहरण के लिए हमने मजदूर और उसे मिलने वाले दैनिक मजदूरी के आंकड़े को लिया है। इसे हल करने के लिए हमने 2 कॉलम में प्रश्न में दिए गए आंकड़े को ज्यों का त्यों लिख दिए और तीसरे कॉलम में पेमेंट वैल्यू निकालने के लिए घन मूल को हमने लॉग बुक से ले लिया। जैसे 4.50 का लॉग 0.6532, 5.25 का लॉग 0.7202 या इसी प्रकार 5.75 का लॉग 0.7597। ठीक है, आप देख सकते हैं लॉग बुक में दे रहे हैं। इसे समझाने के लिए दिए गए लॉग बुक को देखें। इसे समझने के लिए दिए गए लॉग बुक को देखें। अब n अर्थात मजदूरों की संख्या को गिनकर 7 लिखें। मजदूरी सिग्मा x को जोड़कर 40.25 लिखें और सिग्मा लॉग x में भी सभी को जोड़कर 5.2860 लिख दिए। इसे नीचे दिए गए लॉग के चार्ट से समझा जा सकता है। अब हम इसे ज्योमेट्रिक मीन के सूत्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और हमें हल के रूप में 5.69 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्टैटिस्टिकल मेथड और मीन समझ गए होंगे। बाकी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।